नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपसे प्रेरित लगेंगी तो कुछ कहानियाँ आपकी आसपास की हो रही घटनाओं से, पर हर कहानी में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख छुपी रहेगी। हमारी आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी है जो अपने बेटे की परवरिश के लिए दूसरों का जूठन तक धोती है, और वही बेटा बड़ा होकर अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला पाता। यह कहानी सुनकर आप अपने आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत बड़े अफसर की माँ थी गायत्री। उसका बेटा पूरे 7,000 महीने पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी गायत्री की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थीं। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में 2-1 बार राजन ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोटों की गड्डी हथेली पर भी लाकर रखी थी, और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने राजन से कहा, महीने के महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो राजन? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपने माँ के हवाले कर दो। शिवानी, कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है, बेचारी रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में ला कर दें। राजन ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजन चुप हो गया था, लेकिन गायत्री ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के क्लेश से घर को बचाने के लिए उसने इस क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था, या संयोग मात्र था कि राजन पगार लेकर आया था और बहू घर पर नहीं थी। मातृभक्त बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोझ से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। राजन कह रहा था कि पूरे 5,000 हैं, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 100 कम 5,000 हैं। शिवानी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था, राजन ने जोर देकर कहा। तुमने देखा नहीं, कल रात को मैं नोट खाकर ही तो सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। शिवानी, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएगी? और फिर आश्चर्य की बात तो यह है कि बैंक की सील बंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं राजन। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ आश्चर्य ही कर सकते हैं, बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। राजन तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसने मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसका। इतना बड़ा कलंक, जिस बेटों को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना माजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। गायत्री की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर राजन परेशान था। उसकी इच्छा होती थी कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में शिवानी से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, राजन, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे।
मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि अब उनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ाओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूँ गाँव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहाँ? मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फाकती रही और आज जब उनके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उन्हें गांव में छोड़ाओ। राजन ने रूखे स्वर में कहा। राजन, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सैकड़ों लोगों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है, अपने साथ की औरतों में रहेंगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, रजनी ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। गायत्री तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ करने पर राजन ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। बरसों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आस पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से एक कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में ही थे। शेष कमी राजन ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास तस्तरियां लाकर पूरी कर दी। पिछले घर की बिमला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। राजन और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे राजन, आज गांव की राह कैसे भूल गया? बिमला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। राजन ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों न लेते आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे, राजन ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली ना हो जाए, भाभी ने व्यंग किया। तुम तो खुद ही समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज तो मिलती नहीं। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी, है कि नहीं? तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, 7 पर्दों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में ही रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। सब लोग हंसने लगे। बेटा राजन, सुना है तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? बिमला काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी, वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा 500-700, वह बड़े अफसर का वजन तौलने लगी। कट कटा कर बस यही कोई 3-4 हजार, काफ़ी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज़्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तुम जानती नहीं। इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है, राजन ने विवशता दर्शाई। देवर जी, तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो, भाभी ने व्यंग किया। भाभी 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। राजन ने स्पष्टीकरण तो दिया पर भाभी का व्यंग उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है राजन, जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगा? बेटा तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाएं? बेटा बेचारी गायत्री ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना, बिमला काकी ने भरे गले से कहा। माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, राजन ने उत्तर दिया और बात बदल कर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए।
राजन भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कह 100 का नोट थमाकर विदा ली। माँ ने बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है। संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 100 रुपए देकर गया था राजन और माँ को उसी 100 रुपए में अपनी पूरी गृहस्थी जमानी थी। लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए केवल 10 रुपए ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ ज़रूरत है, वह सोचने लगी। सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव आध पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और उसका अंगूठा लगवाकर 100 रुपए दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 45 रुपए की उधारी चढ़ गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह अस्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का ही हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 रुपए हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 20 रुपए में उसने 2 किलो आटा और थोड़ा सा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 1 रुपए का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी भगवान के भजन करती रहती। शुरू में कुछ बूढ़ी बड़ेरी औरतें और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थीं, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर गायत्री ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई, भूखे लाचार को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। गायत्री जैसे गहरे बेहोशी से उभरी। इस रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी 1 रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। गायत्री ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से गायत्री के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का भी विचार किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में आ लिपटती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट गायत्री डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। अब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने उठने का प्रयास किया, लेकिन कमजोरी के वजह से वह वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। कमजोर शरीर भी भूख कितना बर्दाश्त कर पाता। अंत में भोजन के अभाव में एक अफसर बेटे की माँ का कमजोर शरीर भी साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी मौत पर भी कोई रोने वाला नहीं था। अगले दिन डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और दादी को आवाज़ देने लगा। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वो अंदर जाकर देखा तो बुढ़िया मरी हुई पड़ी थी। उसने आसपास के लोगों को आवाज़ दिया तो बिमला काकी दौड़ी दौड़ी आई और गायत्री को मरा हुआ देखकर रोने लगी। उन्हीं में से किसी ने उनके बेटे को भी खबर कर दिया। खबर मिलते ही बेटा दौड़ा भागा चला आया और उसने अपने माँ के अंतिम संस्कार में आसपास के 2-3 गांवों को भोजन कराया। गांव के सभी लोग कहने लगे कि धन्य है गायत्री देवी जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। लेकिन यह सच्चाई सिर्फ गायत्री देवी के साथ ही दफन हो गई कि उनका बेटा कैसा था। दोस्तों, यह हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक माँ अपने बच्चे को किसी भी तरह से पाल लेती है, चाहे उसे अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन चौका ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन एक बेटा अफसर और बड़ा आदमी बनकर भी अपने माँ को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता है। दोस्तों, समाज में हर बेटे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी माँ इतनी बदनसीब हैं कि जिनके बच्चे उन्हें ठुकरा देते हैं, या तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या इसी तरह से घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। गायत्री जी ने अपने बेटे को अफसर बनाने की कीमत चुकाई।
जो उन्हें भूखे पेट मरना पड़ा। जीते जी बेटे ने माँ को भरपेट भोजन नहीं दे पाया और मरने पर इतना बड़ा श्राद्ध किया दूसरों की वाहवाही लेने के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।